प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए फिजिक्स का देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग पहला लेक्चर हीट एंड टेम्परेचर में प्राप्त कर चुके हैं। हमने विभिन्न टाइप के टेम्परेचर स्केल्स के बारे में उसमें बात की थी, मतलब जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में बात करी थी कि सेल्सियस में मेजर करेंगे, कि केल्विन में मेजर करेंगे, कि र्यूमर में मेजर करेंगे, कि फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे। इस तरीके से करके हमने बहुत सारे स्केल्स और उनके रिलेशन, साथ ही साथ उनके बहुत सारे सवालों के बारे में भी बात करी थी कि जो इमेजनरी स्केल्स का ट्रेंड टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड ने फॉलो किया है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। आज की क्लास में हम इसी टेम्परेचर को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने ये तो देख लिया है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या तो हम सेल्सियस का, या फिर फ़ारेनहाइट का, या फिर केल्विन का, या फिर र्यूमर का, और एक टेम्परेचर स्केल और होती है रैंकिंग, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो तो टेम्परेचर स्केल्स हो गए। अब हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको मापने के लिए हमने विभिन्न टाइप के थर्मामीटर बनाए। तो वो कौन कौन से थर्मामीटर हो सकते हैं, इनसे सवाल DSSB में भी आए हैं, टीजीटी में भी आए हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे और आज के लेक्चर में पूरी तरीके से हम लोग ताप को एकदम से निपटा देने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें आपको समझ में आएंगी, इसलिए पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार लेक्चर की। तो मेरा नाम है कौशिक त्रिपाठी और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें से कि हमारे पास लगभग 18 सवाल टीजीटी पीजीटी के अंदर, लगभग 10 से 12 सवाल एलटी ग्रेड के अंदर इस चैप्टर से मिलते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही ढंग से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में जब आपने बातें करी थी, पीछे वाले लेक्चर में, तो हमने टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बात करी थी और ताप क्या होता है इसके बारे में बात करी थी। मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो चुकी। टेम्परेचर स्केल्स, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, यानी किस तरीके से हम एक से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम शुरुआत करेंगे थर्मोमेट्री को। थर्मोमेट्री की शुरुआत करने के बाद आज जो ताप का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम लोग कल से थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे, यानी कि ऊष्मीय प्रसार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप देखें तो इनमें हमने बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना था कि C-0/100 - 0 बराबर आपको K-273/373 - बराबर आपके पास था F-32/212 बराबर R-0/80 ये चार टेम्परेचर स्केल्स के बीच में इस तरीके से हमने देखा था कि अगर आपको ये पता है तो कोई भी सवाल आप निपटा सकते हैं। अब अगर कन्वर्जन करते समय कि केल्विन में इतना बढ़ाया तो सेल्सियस में कितना चेंज आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप क्या देखते हैं कि C/100 बराबर होगा किसके, K-273/100। 100 से 100 को निपटा दें तो C बराबर था K-273। मैंने आपसे कहा था कि इसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो DC बराबर DK हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DC बराबर DK, यानी कि चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन होगा। ये बात करी थी। सेम इसी तरीके से इसको भी देखेंगे तो इसका मतलब इसका भी आप क्या करवा लेंगे, इसका भी आप पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करवाएंगे तो इधर वाले में तो DC आ गया ना, इसका जब करवाया तो हमारे पास DC आ गया। अब हम इसके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूं। पहले इसको और इसको हल करेंगे, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो संबंध होता है वो कितना होगा, तो C बराबर 5/9 F - 32 ये आपको मिलता है। ठीक है ना।
अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो DC बराबर 5/9 एफ DF हो जाएगा और 32 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा C बराबर 5/9 इंटू डेल्टा एफ, ये इन दोनों के बीच में अगर हम चेंज करेंगे तो कहानी कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। इतनी बातें पीछे वाले लेक्चर में हो चुकी हैं और इनसे 3 सवाल पक्के होते हैं। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को पहले जरूर देख लें। अब आज की जो बात है वो बात होगी हमारे पास किसकी, थर्मोमेट्री के बारे में, यानी कि तापमिति के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो किसके बारे में बात करेंगे, थर्मोमेट्री मतलब तापमिति, जिसको आप बोलते हैं तापमिति। तो देखिए तापमिति क्या है, तो मैंने इसका थोड़ा सा फील पिछली क्लास में दिया भी था और आज इसके बारे में पूरी तरीके से बात होने वाली है। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ताप को शुद्धता पूर्वक मापने, ताप को हम क्या करते हैं, शुद्धता पूर्वक मापने का अध्ययन करते हैं और उसके सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है, थर्मोमेट्री कहलाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु है अगर आपके पास, तो वस्तु के ताप को एक्यूरेटली मेजर करना है ना, क्या करना है, शुद्धता पूर्वक मापने, हमको पूरी तरीके से शुद्ध होकर के मापना है, अरे खुद नहीं नहा लेना है शुद्धता पूर्वक मापने व इसके सिद्धांतों का वर्णन क्या कहलाएगा, इसके सिद्धांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तापमिति कहलाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करते हैं और उसके जो जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, तापमिति कहलाती है, थर्मोमेट्री कहलाती है। अब थर्मोमेट्री का सिद्धांत क्या है, अगर आप ये देखें कि थर्मोमेट्री का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही बेसिक से प्रिंसिपल पर जो थर्मोमेट्री है वो काम करती, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कि मतलब कोई भी वस्तु है उसका हम वो वाला गुण पकड़ते हैं जो ताप के साथ बदलता है, अरे वो गुण जिसका आंकिक मान ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम इसमें क्या बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको वस्तु का वह गुण देखना है, वस्तु का वह गुण जो ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, तो वस्तु का वह गुण जो ताप परिवर्तन के साथ बदलता है, ताप परिवर्तन कर देंगे तो वो गुण बदल जाएगा, उसी गुण का उपयोग हम इसमें करते हैं। ताप परिवर्तन के साथ बदलता है उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको ही थर्मोमेट्री का सिद्धांत बना लेंगे। जैसे जैसे देखिएगा आप, हम किसी वायर का क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ आपने पढ़ी होगी कि किसी भी तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो तार में हम कौन सा गुण पकड़ेंगे, प्रतिरोध वाला गुण, तो हम क्या बना लेंगे, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास कोई गैस है, क्या है, कोई गैस है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो गैस का वॉल्यूम, या फिर अगर वॉल्यूम नियत रहे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी एक गुण को पकड़ते हैं और उसमें उसी को अध्ययन करके हम बताते हैं कि एक्चुअल में जो इसका ताप हो सकता है वो कितना होगा। तो ये दो बात आप विशेष तरीके से ध्यान में रखेंगे कि वस्तु के ताप को शुद्धता पूर्वक मापने और उसके सिद्धांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तापमिति के अंदर किया जाता है विज्ञान की शाखा के, उसको हम थर्मोमेट्री बोलते हैं। अब थर्मोमेट्री का सिद्धांत क्या है कि किसी पदार्थ का हम वो गुण पकड़ेंगे जिसका आंकिक मान, कायदे से मुझे लिखना चाहिए, जिसका आंकिक मान, कौन सा मान, जिसका आंकिक मान ताप परिवर्तन के साथ क्या हो जाए, बदल जाए, जिसका आंकिक मान ताप परिवर्तन के साथ क्या हो, बदल जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को हम क्या करते हैं, इसमें सिद्धांत बना लेते हैं। बताइएगा मुझे एक बार, इतनी बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम लोचा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो आप इस तरीके से ये देखेंगे। अब देखिए ये जो गुण हैं, ये जो गुण हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं
कि जिनका आंकिक मान ताप परिवर्तन के साथ बदलेगा, जिनका आंकिक मान ताप परिवर्तन के साथ बदलेगा, इनको हम लोग बोलेंगे ताप मापक गुण। और इसके आधार पर 6-7 प्रकार के क्या बनाए गए, 6-7 प्रकार के थर्मामीटर बनाए गए। अब ताप को मापने के लिए हम जिन यंत्रों का उपयोग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। ये ताप मापक गुणों का उपयोग करके हमने क्या बनाए, थर्मामीटर बनाए, थर्मोमीटर बना लिया। जब हमने थर्मामीटर बना लिया तो लगभग इन ताप मापक गुणों का उपयोग करके 7-8 तरीके के हमने थर्मामीटर बनाए, जिनके बारे में आज की क्लास में पढ़ना है। DSSB ने भी क्वेश्चन पूछा है, TGT ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपको मेरा लेक्चर जब भी देखना है तो पेन और पेपर साथ में लेकर के देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो तैयारी हो रही है वो एक सिलेक्शन की तैयारी है और कुछ नहीं चाहिए। बस सिलेक्शन की जिद आपके अंदर आनी चाहिए, जिससे इस क्लास को आप कंटिन्यू कर पाओ, है ना। अब यहाँ तक की बात कर ली हमने, तो 7 तरीके के हमारे पास क्या होंगे, तापमापी होंगे, जिनके बारे में अभी हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो अपने पास है द्रव तापमापी। कौन सा तापमापी है, तो द्रव तापमापी। आप नाम से ही समझ जाएंगे कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको बोला जाएगा लिक्विड थर्मामीटर। क्या बोल देंगे, तो लिक्विड थर्मामीटर बोल दिया जाएगा। अब जब ये लिक्विड थर्मामीटर है तो इसमें क्या कहानी होती है और किस तरीके से होती है, इसमें क्या कहानी होती है और किस तरीके से होती है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो देखिएगा, लिक्विड थर्मामीटर है तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी किसी लिक्विड का ताप बढ़ाया जाता है, क्या करा जाता है, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, किसी भी द्रव का, लिक्विड का जो है टेम्परेचर जो वो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो उसका वॉल्यूम है, मतलब आयतन है, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम क्या करते हैं, द्रव तापमापी का निर्माण करते हैं। अब द्रव तापमापी में हमारे पास 2 तरीके के तापमापी आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो हमारे पास 2 तरीके के तापमापी आएंगे द्रव में। हमारे पास एक तो होता है मरकरी मतलब Hg। आप देखते हैं जो भी आपके पास डॉक्टर थर्मामीटर का यूज करता है उसमें भी पारा भरा हुआ होता है। तो इस तरीके से एक हमारे पास होता है मरकरी वाला तापमापी, है ना। और दूसरा हमारे पास होता है एल्कोहल थर्मामीटर। कौन सा, एल्कोहल थर्मामीटर, है ना। तो मरकरी थर्मामीटर है और एल्कोहल थर्मामीटर। थोड़ा थोड़ा थर्मामीटर मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास एक होता है जो जिसमें मरकरी भरा होगा द्रव के रूप में, और दूसरा होगा जिसमें क्या भरा होगा, एल्कोहल भरा होगा। अब जब जो पारा तापमापी है, इसमें हम क्या करते हैं कि इस पारा तापमापी में -30 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक, -30 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कौन से, जो पारा तापमापी है उसके द्वारा ये काम किया जा सकता है। तो पारा तापमापी यहाँ तक का टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले इन प्रकारों को पढ़ाते हैं, उसके बाद डिग्री सेल्सियस, आपको केल्विन, ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर चूंकि हम बताएंगे कि ये पारा तापमापी इतने सेल्सियस का यूज कर सकता है, माप सकता है, तो इसलिए हमने आपको वो चीज़ें पहले पढ़ाई हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं कि ये पारा तापमापी हो गया, तो आखिर में पारा और एल्कोहल से ही दोस्ती क्यों, बाकी सबसे दुश्मनी क्यों, क्योंकि बहुत सारे तरीके के लिक्विड होते हैं। अब जब बहुत सारे तरीके के लिक्विड होते हैं तो हमारे पास क्या है कि हमने पारा के बाद एल्कोहल को ही क्यों लिया। इसका कारण ये है कि जो एल्कोहल है उसका फ्रीजिंग जो पॉइंट है, देखिए कोई भी थर्मामीटर, उसमें 2 चीज़ें बहुत विशेष तरीके से मायने रखती हैं। एक है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब उसका जो हिमांक है वो हो गया। तो एक जो सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ है फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ है
वो है उसका बॉइलिंग पॉइंट, है ना, मतलब क्वथनांक। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी। अब जब ये दोनों बहुत ही मायने रखने वाली चीज़ें हैं, तो आपने अभी देखा कि पारा तापमापी से हम -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मेजर कर सकते हैं। तो जैसे सियाचिन के अंदर किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर मापना है, तो मुझे बताओ क्या ये काम कर पाएगा? अरे जहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री -50 डिग्री तक जाता है वहाँ पर ये काम नहीं कर पाएगा। तो हम दूसरा एक लेकर के आ गए, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कहा कि एल्कोहल थर्मामीटर लेकर के हम आ गए। अब जो दारू है जो दारू है वो -30 -40 क्या, इस द्रव एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो सबसे कम होता है, और सबसे कम होता है मतलब लगभग माइनस में 115 डिग्री सेल्सियस माइनस में ये मेजर कर सकता है। तो जो हमारी सियाचिन वाली समस्या थी वो यहाँ से सॉल्व हो गई, मतलब ठंडे प्रदेशों के लिए हमको इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज हम इससे ही अपना काम चला लेते, है ना। तो ये उससे भी ज़्यादा, पारा से ज़्यादा नीचे तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है, इसलिए हम इसको लेकर के आए। अब देखिए इसी में मैं आपको और बता देता हूं, चूंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है यानी कि डॉक्टरी वाला थर्मामीटर है, उसमें भी क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। तो थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेते हैं। उसमें भी आपके पास कुछ सवाल हैं जो बन जाते हैं, जिसमें DSSB ने सवाल को पूछा था। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं, यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर की बात होगी। किसकी बात होगी मेरे प्यारे भाई? तो डॉक्टरी थर्मामीटर की बात होगी। अब ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसमें भी क्या भरा होता है? सिंपल सी बात है, पारा ही भरा होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, -30 डिग्री सेल्सियस से -300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पारे से तो मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें एक विशेष प्रकार का खाना बना हुआ है, मतलब उसमें बहुत कम खाने बने हुए हैं ना। तो जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर मेजर करता है ये डॉक्टरी थर्मामीटर, वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका प्रयास होता है। तो देखिए आपसे एक बार रेंज पूछी गई थी कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो उसकी रेंज हो गई 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों इतना ही क्यों रखा? इसका कारण जो है वो ये है कि एक जिंदा आदमी, मतलब जिंदा मनुष्य जो भी होगा जिसके अंदर श्वास चल रही है, उसका टेम्परेचर 95 से कम होगा तो भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। फ़ारेनहाइट लिखा है, सेल्सियस नहीं मान लीजिएगा। और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा भी होगा तो भी उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसमें 95 पर 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होती है, इसकी एक रेंज होती है। अब अगर आप इसी को सेल्सियस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, सेल्सियस में बदलेंगे, तो ये 35 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये कहानी आ जाएगी मानव शरीर के टेम्परेचर की, जिसमें ये खाने बने होते। और मनुष्य के शरीर का जो ओरिजिनल ताप होता है, आपको कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करना है कि मानव शरीर का ओरिजिनल ताप फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में कितना होता है। देखिए सेल्सियस में लगभग 37 डिग्री होता है। अब इसको आप बदल करके किस में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो कमेंट करना होगा आपको फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू टेम्परेचर की कितनी होगी। अब देखिएगा इनका एक फार्मूला भी है कि अगर हम इस थर्मामीटर को बना रहे हैं तो क्या करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपको T डिग्री सेल्सियस चाहिए, क्योंकि इसमें सेल्सियस में चीज़ें मेजर हो रही हैं। अब जब सेल्सियस में चीज़ें मेजर हो रही हैं, किस में मेजर हो रही हैं, सेल्सियस में जो चीज़ें मेजर हो रही हैं, किस में मेजर हो रही हैं, सेल्सियस में जो चीज़ें मेजर हो रही हैं, अगर उसकी आप बात करेंगे तो आपको इसका टेम्परेचर निकालना है। तो T डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड कॉलम है तो L लिख दिया, LT माइनस L0 डिवाइडेड बाई L100 माइनस L0। ये आपके पास कहानी आ जाएगी। अगर टेम्परेचर को मेजर करना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि T डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि T डिग्री सेल्सियस बराबर
T डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, LT माइनस L0 अपान L100 माइनस L0। इस तरीके से ये 100 के अपर पॉइंट, ये लोअर पॉइंट LT और L माइनस L0, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा भी कराना है आपको। क्या करना है, तो 100 से आपको गुणा भी कराना है। किससे गुणा कराना है, तो 100 से गुणा भी कराना है। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, द्रव तापमापी की। तो ये द्रव तापमापी कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के होंगे। एक होगा पारा तापमापी और एक होगा एल्कोहल थर्मामीटर। दोनों की रेंज मैंने आपको बता दी, पूरी कहानी। इससे ज़्यादा आपसे कोई भी एग्जाम आप उठा करके ले लीजिएगा, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे इस चैनल से पढ़ने के बाद आप एक्चुअल में ये फील कर पाओगे कि इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस आराम से शर्त एक है कि शिद्दत के साथ इस सीरीज को फॉलो करना है। क्योंकि पहले दिन तो बहुत सारे लोग देख लेते हैं, लेकिन हर एक इंसान के पास पूरी तरीके से चीज़ों को फिनिश करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि बिगिनर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन फिनिशर्स कुछ कम होते हैं। आप देखेंगे जैसे ही ठंडी आएगी बहुत सारे लोग दौड़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पूरी ठंडी तक दौड़ को पूरा करेंगे। कुछ लोग 2 दिनों में बंद कर देंगे, कुछ लोग 4 दिनों में बंद कर देंगे, जिनको बरसाती मेढक कहा जाता है ना। चलिए, अब इसके बाद आगे की ओर चलते हैं और अगले तापमापी की बात करते हैं। तो गैस तापमापी की बात होगी। किसकी बात होगी, तो गैस तापमापी की बात करते हैं। तो अगला हमारे पास आता है गैस तापमापी, मतलब गैस थर्मामीटर की बात होगी। तो देखिए, गैस के भी पास 2 तरीके से गुण डिफाइन किए जाते हैं, है ना। तो जब गैस के भी 2 तरीके से गुण डिफाइन किए जाते हैं तो ये भी 2 तरीके के टेम्परेचर इसकी भी बन जाएगी। अब देखिए, हमारे पास जो गैस तापमापी होती है मेजरली हम उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। लेकिन गैस के सिद्धांत में अगर आप देखें तो हमारे पास एक कांस्टेंट प्रेशर की कहानी आएगी और एक कांस्टेंट वॉल्यूम की कहानी आएगी। मतलब एक बार हम क्या करें, दाब को नियत कर सकते हैं और एक बार आयतन को नियत कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर 2 तरीके के क्या होंगे, थर्मामीटर बनाए जा सकते हैं। और दाब ताप को अंतर करने के लिए ही हमारे पास इस तरीके से कहानी आएगी, है ना। क्या होगा, हाँ, तो देखिएगा, पहली चीज इसमें हम क्या उपयोग करते हैं कि अगर हमारे पास क्या होगा, ताप बढ़ेगा, किसी भी गैस का ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। अब आयतन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने क्या करके रखा है, हमने क्या करके रखा है, तो दाब को नियत रखा है, नियत दाब है। मतलब इसमें प्रेशर जो है वो नियत है, नहीं तो फिर आयतन नहीं बढ़ पाएगा, है ना। दूसरी बात अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो क्या हो सकता है, दाब बढ़ सकता है, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा, अब की बार हमने किसको नियत करके रखा है, आयतन नियत है, तभी प्रेशर बढ़ पाएगा। अदरवाइज आयतन बढ़ेगा तो फिर प्रेशर नहीं बढ़ पाएगा। तो ये 2 बातें हैं, दोनों में हमको टेम्परेचर इफेक्टेड क्या लेना था, जिसमें से टेम्परेचर में इफेक्ट हो उसको लेना था, है ना। तो ये हमारे पास गैस तापमापी की कहानी आ गई। अब हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 2 तरीके के टेम्परेचर स्केल इसमें भी बना सकते हैं कि एक हमारे पास हो जाएगी नियत दाब गैस तापमापी, नियत दाब गैस तापमापी। क्या हो गया, नियत दाब गैस तापमापी। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो दूसरा वाला हो जाएगा नियत आयतन गैस तापमापी। क्या हो गया, तो नियत आयतन गैस तापमापी। तो 2 तरीके के हमने यहाँ पर भी टेम्परेचर स्केल बना लिए। एक में क्या है, गैस का दाब नियत है और एक में गैस का आयतन नियत है, ठीक है ना।
अब देखिए सामान्यतः हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? इस नियत दाब गैस तापमापी और नियत आयतन गैस तापमापी में हम क्या करते हैं, H2 और N2 गैस का उपयोग करते हैं। अब देखिए जो हाइड्रोजन गैस है वो माइनस के 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मेजर करता है। तो फिर नाइट्रोजन की क्या ज़रूरत पड़ी? तो नाइट्रोजन जो है ये लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मेजर कर सकता है। तो इसलिए हमको अगर और ज़्यादा टेम्परेचर मापना हुआ और हम गैसियस स्केल से नापना चाहते हैं जिसमें गैस तापमापी से, तो हम नाइट्रोजन वाले से ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो अगर आपको इसका क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर निकालने के लिए T डिग्री सेल्सियस, अब देखिए इसमें प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे कि PT माइनस P0 अपान P100 माइनस P0 और इंटू 100 कर लेंगे तो आपको इसका टेम्परेचर मिल जाएगा। तो जैसा आपने पीछे वाले में देखा था सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या था, LT माइनस L0 अपान L100 माइनस L0 या L0 इंटू 100। सेम वही कहानी यहाँ पर भी आ गई, बस प्रेशर लिख रहे हैं तो PT हमने लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी भी गणना कर सकते हैं। बस यही चीज़ें आपको जो मेन चीज़ें हैं उनको ध्यान रखनी, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, गैस तापमापी की कहानी हो गई। अब गैस तापमापी के बाद अगला जो टेम्परेचर स्केल हमारे पास आएगा वो है एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर स्केल जिसको आप बोलते हैं प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। क्या बोलते हैं? प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी बोला जाएगा। अब अगर आप प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी की बात करेंगे यानी कि प्लैटिनम थर्मल रेजिस्टेंट थर्मामीटर, है ना। तो प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी की बात करेंगे यानी कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर लिख ही देता हूं। चलिए क्या होगा, तो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी की बात करते हैं। अब जब आप प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी की बात करेंगे तो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये एक वायर है। तो इसका हमने कौन सा गुण पकड़ा कि जब भी वायर का ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध यानी कि R भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो किसी भी वायर का ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और इसी गुण का हमने उपयोग करके क्या बना लिया, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी बना लिया। अब जब आप प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी की बात करेंगे तो धातु का ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर हमको निकालना है किसी अज्ञात टेम्परेचर को तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T बराबर RT माइनस R100। फिर से आपको वही दिखा, देखिए RT माइनस R0 लिखना था, है ना। RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R100 माइनस R0, है ना, और इंटू 100। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका टेम्परेचर। अच्छा, इसका फार्मूला एक जगह पे आप और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कहानी, कुल मिला करके अगर आपको T टेम्परेचर पे, 0 टेम्परेचर पे और 100 टेम्परेचर पे दिया हो क्या वैल्यू, तो आप T डिग्री सेल्सियस पे इसको भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये कहानी हो गई आपके पास। अब अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ इसमें आपको और पढ़ाई जाएगी कि RT बराबर होता है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। अल्फ़ा क्या है, ताप गुणांक है। अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा है ताप गुणांक, है ना। इसके बारे में विशेष तरीके से बात जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ सर करेंगे। तो प्रतिरोध ताप गुणांक आपका अल्फ़ा हो जाएगा।
तो ये कहानी होती है इसमें। अब जो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है आपका, इसमें से कितना टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं, तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मेजर किया जा सकता है। -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का ताप आप इस प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से मेजर कर सकते हैं। देखिएगा इसमें सवाल भी बन जाता है, तो थोड़ा सा इस वाले फार्मूले को ध्यान रखिएगा, जरा सा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी इसकी पूरी की पूरी बात जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास कहानी हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला टेम्परेचर स्केल जो हमारा है, देखिएगा बहुत ही आसान सी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ताप वैद्युत युग्म तापमापी क्या है? ताप वैद्युत युग्म तापमापी, थर्मोकपल थर्मामीटर आप इसको बोलते हैं, है ना। हाँ, ताप वैद्युत तापमापी या फिर थर्मोकपल थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर भी बोलते हैं। तो कई बार आप कुछ भी हो, कई बार ये आपको ताप वैद्युत तापमापी भी लिखा मिलेगा, ठीक है ना। थर्मोकपल थर्मामीटर आपके पास, चलिए ये वही लिखा है, ठीक है। तो जो आपके पास ताप वैद्युत तापमापी होगा या फिर ताप युग्म तापमापी जो होगा, उसमें क्या कहानी होती है कि आपके पास दो अलग अलग धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? दो अलग अलग धातुएं होती हैं। ओहो, आपके पास क्या होगा कि दो अलग अलग धातुएं होंगी। अब जब ये दो अलग अलग धातुओं को जोड़ करके एक युग्म बनाया जाता है, क्या होगा कि आपके पास दो अलग अलग धातुएं होंगी, मतलब 2 डिफरेंट मेटल्स होंगी, दो अलग अलग धातुएं होंगी, और इन धातुओं को जोड़ करके, इनको जोड़ करके क्या होगा, इनको जोड़कर एक ताप युग्म बनाया जाएगा। इनको जोड़कर संधि बनाई जाएगी, ठीक है ना। अब जब संधि बनाई जाएगी तो संधि का जो ताप है वो अलग अलग रखा जाएगा। संधि का ताप, दोनों की संधि का ताप अलग अलग कर देते हैं। ताप अलग अलग करने से क्या होता है तो बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने एक दो वायर ले ली, एक ये वायर हो गई आपके पास, है ना, और दूसरी वायर एक आप और लेकर के आ गए, जो कि वायर है मान लीजिए ये, और इसको जोड़ दिया। जैसे ही आपने इसको जोड़ा, जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन और कापर की है, आयरन और कापर की ये दो वायर आप लेकर के आ गए। अब जैसे ही आप ये दो वायर लेकर के आएंगे तो इनको आपने जोड़ा। अब यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। चलिए दूसरे कलर से करते हैं। इसको और इसको हमने क्या बोला? इनका संधि का पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल बनता भी है ना। तो इसके संधि पर क्या होगा कि हम अलग अलग टेम्परेचर रखेंगे। अलग अलग टेम्परेचर का क्या मतलब है कि मान लो इधर हमने ठंडा कर दिया, इधर का टेम्परेचर कम है, ठंडा है, ओहो, इधर वाला टेम्परेचर क्या है? ठंडा है, और इधर वाला टेम्परेचर गर्म है। तो दोनों तरफ अलग अलग टेम्परेचर हो गया। जब हम अलग अलग टेम्परेचर पर इन दो तारों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इसमें इन दोनों के बीच में एक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है, मतलब विद्युत वाहक बल लगता है। और उस विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव। क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीबेक प्रभाव क्या है, तो संधि स्थलों पर तापांतर के कारण क्या होता है? धारा बहती है ना। तो सीबेक प्रभाव भी यहीं पर लिख लेते हैं। थोड़ी सी कहानी आप हिंदी में अपने आप लिख सकते हैं। ई लिखना था मुझे को, सीबेक प्रभाव, इफेक्ट, ठीक है ना। अब सीबेक इफेक्ट क्या बोलता है? अगर आप इसकी बात करेंगे
तो यहाँ पर जो कहानी आएगी वो ये आएगी कि जब दो अलग अलग धातु के तारों को जोड़ करके संधि का निर्माण किया जाता है तो संधि पर तापांतर के कारण, इधर वाला ठंडा इधर वाला गर्म है, संधि पर तापांतर के कारण क्या क्रिएट हो जाता है, विद्युत वाहक बल, जिसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लग जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीबेक प्रभाव बोलते हैं, और जिसका मान जो है वो संधि के ताप पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज़्यादा संधि का ताप अंतर होगा, जितना ज़्यादा, उधर बाकी कहानी लिखी है, तो जितना ज़्यादा संधि का तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो जितना ज़्यादा होगा, संधि का तापांतर उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, सीबेक प्रभाव बोलते हैं। अब सीबेक प्रभाव से मतलब इससे हम -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। धातुएं कौन सी होंगी, तो हमारे पास थर्मोकपल, कोई भी दो अलग अलग धातुएं होंगी, उनको हम बना करके पेयर अलग अलग का इस तरीके से कर सकते हैं। एक को ठंडा रखना है और दूसरे को गर्म करना है ना। अब इसका T डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अगर निकालना हो तो T डिग्री सेल्सियस बराबर होगा ई टी माइनस ई 0/E100 माइनस E0। तो ये आ जाएगा और इसमें 100 से अभी मल्टीप्लाई भी कराना है, तो इनटू क्या हो गया, 100 हो गया। ये बात है ना। अब इसके बाद इसका ईएमएफ निकालने के लिए जो समीकरण है वो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ई बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका समीकरण भी होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। अब जब ये थर्मोकपल धातुएं आपके पास होती हैं, क्या होती हैं ये थर्मोकपल धातुएं, तो इनका अगर आप ग्राफ बनाते हैं किसके, ई और टेम्परेचर टी के साथ, तो इधर की तरफ अगर आप ई को रखें इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे टी को रखते जाएं, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है। अब यहाँ के बाद ये यहाँ पर जा कर के टेम्परेचर हाईएस्ट हो गया और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके ये टेम्परेचर फिर गिरने लगता है और इस तरीके से यहाँ पर फिर से टेम्परेचर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। और जहाँ पर ये टेम्परेचर क्या है, फिर से रिवर्स 0 पे आ गया, तो उसको बोलते हैं इनवर्जन पॉइंट, यानी कि व्युत्क्रम। ठीक है, इतनी बात आप मुझे लगता है ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा, ताप वैद्युत तापमापी, इसको आपको ध्यान में रखना है। थर्मोकपल थर्मामीटर, इससे सवाल जरूर बनता है, इसलिए इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी दिक्कत है इतने में, कोई भी समस्या है तो एक बार बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी कहानी बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। और इसके पूरे के पूरे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट पर मिलते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ क्लास के शेड्यूल को भी जान सकते हैं। अब एक लास्ट टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं, मतलब जो थर्मामीटर है उसकी बात करते हैं हम लोग, है ना, उसकी बात करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अगला जो आएगा, अगला जो तापमापी हमारे पास आएगा वो है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। क्या है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। पूर्ण विकिरण, तो देखिए यहाँ से अभी तक तापमापी केवल था, अब उत्तापमापी आ गया। तो उत्तापमापी का मतलब है कि अब इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। तो जो ज़्यादा उच्च टेम्परेचर को मेजर करता है, उत्तापमापी को हम लोग थर्मामीटर की बजाय पायरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोमीटर बोलते हैं। एक सवाल आपसे DSSB में पूछा गया था कि जो
शून्य से कम ताप को मेजर करता है और जो बहुत अधिक ताप को मेजर करता है उनके नाम क्या होते हैं, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये तो खैर पायरोमीटर मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिएगा, जो अधिक ताप वाली वस्तुएं होती हैं, मतलब जिनका टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका हाई टेम्परेचर होता है, तो अधिक ताप वाली वस्तुओं का जो विकिरण है, मतलब इनका जो रेडिएशन है वो उनके ताप पर निर्भर करता है। मतलब वो जो विकिरण उत्सर्जित करती हैं वो किस पर निर्भर करता है, रेडिएशन जो है वो ताप पर निर्भर करता है। अब अगर ये रेडिएशन जो है वो ताप पर निर्भर है, तो अगर हम रेडिएशन को मेजर कर लें तो हमको ताप पता चल जाएगा। तो उसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है किसमें, तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी में उसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और कौन सी वस्तुएं जो हैं वो क्या करेंगी, रेडिएशन का उत्सर्जन करेंगी। तो कई सारी किताबों में थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशन आता है, लेकिन जो सही वैल्यू है उस जिसमें से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी वस्तुएं जिनका ताप 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उनसे निकलने वाली जो विकिरण है उसी का हम इस थर्मामीटर के द्वारा सही आकलन कर सकते हैं, बाकी का नहीं कर सकते। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 800 डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का, तो उसका जो टेम्परेचर है वो उससे जो निकलने वाला रेडिएशन है वो ताप पर निर्भर करेगा। तो हम रेडिएशन को मेजर करके उसका टेम्परेचर बता सकते हैं। तो आप ये बात यहाँ पर देख पाएंगे। तो इससे ये किस पर आधारित है, तो ये स्टीफेंस लॉ पर आधारित है, जिसकी बात आगे हम लोग करने वाले हैं। स्टीफेन के नियम पर आधारित है। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस पर आधारित है, तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो है वो स्टीफन के नियम पर आधारित है। और स्टीफन का नियम क्या बोलता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, यानी कि किसी भी वस्तु का जो निकलने वाला विकिरण है वो किसके बराबर है, तो चतुर्थ घात के उसके टेम्परेचर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो E है वो Q/AT है, मतलब प्रति सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी, E कहलाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब E बराबर Q/T यानी प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊष्मा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा, है ना। तो ये E आ गया अपने पास। अब ये स्टीफन के नियम पर आधारित हो गया, इतनी बात हो गई। अभी मैंने इसमें एक चीज़ नहीं लिखी कि इससे कितना टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। तो इसमें जो टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, चूँकि वो 800 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम डिसाइड हो ही गया, तो 800 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप आप इसमें से मेजर कर सकते हैं। मतलब 4000 डिग्री सेल्सियस अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। और एक बात और है जो आपको इसमें ध्यान रखना ही रखना है कि अब तक हम जितने भी टेम्परेचर मेजर किए वो सब किस में आते हैं, सेल्सियस में। और ये वाला टेम्परेचर जो ये मेजर करेगा ये किस में निकालेगा, केल्विन में। और इसके बाद अभी एक नया हमारे पास बन रहा है ऑप्टिकल थर्मामीटर, मतलब प्रकाश वाला थर्मामीटर। और इससे हम और भी अधिक ताप, जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 4000 तक का ताप माप रहे हैं, तो सेम इसी तरीके से जो प्रकाशिक उत्तापमापी है, मतलब ऑप्टिकल पाइरोमीटर है, इनका निर्माण किया जा रहा है। वैसे अभी इसके बारे में डिटेल स्टडी नहीं करनी है अपने को। तो जो ऑप्टिकल पाइरोमीटर हैं इनका भी निर्माण किया जा रहा है और इनसे भी काफ़ी ज़्यादा हद तक, इनको बोलेंगे प्रकाशिक उत्तापमापी, और इनसे भी हम ताप का मेजरमेंट कर पाएंगे। तो ये थी आज की कहानी जिसमें हमने इतनी सारी चीज़ों को देखा कि सबसे पहले मैंने आपको ये एक रिवीजन दिया पिछले क्लास का, और फिर उसके बाद आपने ये देखा कि तापमिति क्या होगी, उसका सिद्धांत क्या होगा। पहले नंबर पे द्रव तापमापी पढ़ी, उसका फार्मूला देखा। फिर उसके बाद गैस तापमापी पढ़ी, उसका फार्मूला देखा। फिर प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी पढ़ा, फिर ताप वैद्युत युग्म तापमापी पढ़ा, फिर पूर्ण विकिरण उत्तापमापी पढ़ा और ऑप्टिकल पाइरोमीटर पढ़ा। तो यहाँ से हमारी पूरी कहानी जो है वो थर्मामीटर की ख़त्म होती है टेम्परेचर के बेसिस पर।
अब इसके बाद हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पर जो एक्सपेंशन होता है यानी कि ऊष्मीय प्रसार होता है वो किस तरीके से होगा, उसकी चर्चा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।